अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आई वेलकम यू सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग के लेक्चर नंबर 1 में। ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली बेस करती है 5 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। चाहे फिर आप लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट, ग्राफिक डिजाइनिंग इन ही 5 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती है। तो देखते हैं 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं क्या। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा जो है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। आसान डेफिनेशन में बताया जाए कि जी प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू टेक्स्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। अब डिस्टेंस, मुनासिब डिस्टेंस क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप कोई एक डिजाइन बनाते हैं, सपोज मैंने उसमें 2 एलिमेंट्स इस तरीके से नीचे लगाए हैं, 2 एलिमेंट्स इन 2 मेजर चीजें आपने ऊपर लगाई हैं, सही है। अब उनके दरमियान अगर टू मच गैप होगा, टू मच डिस्टेंस है कि आपकी एक चीज जो है ऐड के एक कोने में, एक चीज ऐड के दूसरे कोने में, जब ह्यूमन आई का देखने का एक तरीकेकार होता है कि हमारी आंखें एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट के ऊपर देखती हैं, ठीक। जब बंदा सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा होता है और इस तरीके का डिजाइन देखेगा, अब सपोज आपने किसी ब्रांड, किसी कंपनी के लिए डिजाइन बनाया और बड़ा बड़ा लिखकर लगा दिया कि जी 70% ऑफ, लेकिन कहीं कोने में छोटा सा लिख दिया कि ओनली फॉर न्यू कस्टमर्स। अब क्या है, हो सकता है लोग ओनली फॉर न्यू कस्टमर्स पढ़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके टेक्स्ट में, आपकी मेन बात में जो है वो टू मच गैप था, लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा, 70% ऑफ, ठीक। और इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ब्रांड को भी हो रहा है और डिजाइनर को भी हो रहा है, ठीक। अब सपोज आपने जिस ब्रांड के लिए इस तरीके का डिजाइन बनाया है, कस्टमर्स वो 70% ऑफ देखकर आउटलेट पे पहुंच जाते हैं एंड दे आर जस्ट फिलिंग अप देयर ट्रॉलीज विद द प्रोडक्ट्स। एंड जैसे ही वो आते हैं काउंटर पे और उन्हें वहां पे पता चलता है कि भाई ये ऑफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए है, एंड वो कस्टमर, पर्टिकुलर कस्टमर उनका पुराना और बहुत लॉयल कस्टमर है और वो न्यू कस्टमर नहीं है और उसको वो 70% ऑफ जो है वो नहीं मिल सकता, यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होता है। हो सकता है वो वहां पे कस्टमर जो है बोले कि जी आपके ऐड पे तो बड़ा बड़ा 70% ऑफ लिखा हुआ था, कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि जी न्यू कस्टमर्स के लिए। वो बोलेंगे जी देखे देखे छोटा छोटा लिखा हुआ है, बोलेंगे ये क्या बात है ना, ऑल दैट, सही है। तो हो सकता है वहां पे एक सीन क्रिएट करे वो कस्टमर, जिसकी वजह से मजीद और कस्टमर्स खराब हो, ठीक। या फिर अगर वो सीन क्रिएट नहीं भी करता है कस्टमर, वो वापस नहीं आएगा उस ब्रांड के ऊपर, उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा वहां से। ब्रांड के लिए क्या नुकसान हुआ, एक तो उनकी इमेज भी खराब हुई और दूसरा उनका कस्टमर भी लूज हो गया, सही। और बीइंग अ डिजाइनर हमारा क्या नुकसान है, नेक्स्ट टाइम वो कंपनी फिर हमें प्रोजेक्ट नहीं देगी, वो बोलेगी भाई इस डिजाइनर की वजह से हमारा पिछली दफा बड़ा ही काम खराब हुआ था, हमारे कस्टमर भी लूज हो गए थे। तो वो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम जो है जब काम देना है, प्रोजेक्ट देना है, तो वो आपको नहीं देंगे, सही। तो कहते हैं छोटी सी हमारी, इतनी सी छोटी सी गलती, सही, इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है अगर डिजाइनर अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, सही। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी का रूल आता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टेक्स्ट शुड नॉट बी एक्सट्रीम, सही, यानी कि हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी रिलेटेड, रिलेटेड इन द सेंस के जब बंदा एक नजर में देखे तो वो पूरा एक नजर में जो है रीड कर ले, पढ़ ले। ये ना हो कि उसको स्ट्रगल करना पड़े कि जी कौन सी चीज कहाँ लिखी है, अच्छा अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, ठीक है। इस तरीके से ना हो, एक झलक में वो पूरी आपका जो पूरा मैसेज जो आप कन्वे करना चाह रहे हो अपने एड के थ्रू, अपने विजुअल्स के थ्रू, ठीक है, वो उसको पूरा के पूरा एक नजर में रीडेबल हो जाए। जैसे कि अब आप मेरी अगर ये हेडिंग को देखें, डिजाइन प्रिंसिपल्स, सही, तो आप एक नजर में इसको पूरा रीड कर सकते हैं, डिजाइन प्रिंसिपल प्रॉक्सिमिटी। ये नहीं है कि जी प्रॉक्सिमिटी नीचे लिखा हुआ है, डिजाइन प्रिंसिपल ऊपर लिखा हुआ है, अब आप ढूंढ रहे हैं कि ये भाई डिजाइन प्रिंसिपल पहला प्रिंसिपल कौन सा है। नो, हर चीज क्या है, एक झलक में आपको एक नजर में दिखाई दे रही है। दिस इज व्हाट प्रॉक्सिमिटी इज, कि डिस्टेंस हो, ऐसा भी नहीं हो कि दोनों अल्फा, दोनों लाइन एक दूसरे में इतना ज्यादा मर्ज हो रहे हैं
कि रीडेबल नहीं हो रहा, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि एक चीज मशरिक में जा रही है और आपकी एक चीज क्या मगरिब में जा रही है। सो एवरीथिंग शुड बी इन रिलेटेड टू ईच अदर। सही, इसी तरह बात करें टेक्स्ट की हेडिंग की, तो देखिए अब यहाँ पे कुछ केसेस आपको दिखाए कि ऊपर हेडिंग लिखी है, नीचे छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा है और बाकी का, या उस तरीके से हेडिंग लिखी है, बीच में इस तरीके से टेक्स्ट लिखा है। क्या है, या तो बंदा हेडिंग पढ़ेगा नीचे का नहीं पढ़ेगा, या नीचे का पढ़ लिया तो ऊपर का नहीं पढ़ेगा। सो हम क्या करते हैं, हमेशा अपना टेक्स्ट, अपनी जो भी मेन बात है अपने एड के अंदर, जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं अपने डिजाइन के थ्रू टू आवर ऑडियंस, सही, वेदर वो हमारी ऑडियंस है, वेदर हम किसी क्लाइंट के लिए, किसी का कंपनी के लिए काम करें, उनकी ऑडियंस के लिए भी कर रहे हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम प्रॉक्सिमिटी के रूल को जो है फॉलो करें, और हमारा पूरा के पूरा टेक्स्ट एक नजर में, एक फोकल पॉइंट में जो है वो कंप्लीटली रीडेबल हो एंड अंडरस्टैंडेबल हो, और हमारा पूरा मैसेज कन्वे हो रहा हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, विच इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमारे पास दो तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास चार तरह की अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड। अब अलाइनमेंट का क्या होता है कि जी, इफ अगर आप एक एड, एक डिजाइन बना रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग, अगर आप कोई एक अलाइनमेंट यूज करें, सपोज जैसे इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने जो अलाइनमेंट यूज की वो सेंटर में है। कैसे पता चलेगा सेंटर में, क्योंकि मेरा सारा के सारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक के, इवन के मेरा डिजाइन भी जो बना हुआ है वो सब कुछ सेंटर में बना हुआ है। इट मींस जो अलाइनमेंट चूज हुई हुई है यहाँ पे वो सेंटर हुई हुई है। सो इफ अगर मैंने एक डिजाइन में यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट यूज की है, तो फिर मैं अगर इससे इसी से रिलेटेड एक और डिजाइन बनाऊं, यानी कि एक और प्रेजेंटेशन का पेज बनाऊं, एक और प्रेजेंटेशन का पेज बनाऊं, ठीक है, तो जितने पेजेस बनाऊंगी आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम फॉलोइंग द सेम अलाइनमेंट इनटू इट। इसकी मिसाल अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक। सपोज अब आप ये यहाँ पे एक कैजुअल पोज देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए जो अलाइनमेंट फॉलो हो रही है वो क्या हो रही है, लेफ्ट अलाइनमेंट। आई हैव रिटन ऑल द टेक्स्ट इन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। सही, तो फिर आगे देखें, बेसिकली इट्स जस्ट अ कैरोसल। सो यहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एड असल में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अब हमारा जो एड है किस तरह कन्वे हो रहा है, पूरा की पूरा एक ही जो है तरीके कार से रीडेबल है। लर्न 3D लोगो डिजाइन लाइव वेबिनार, पूरा एक दफा में एक झलक में बंदा पढ़ सकता है, कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, कोई बहुत कम डिस्टेंस भी नहीं है कि भाई पढ़ने में ही ना आ रहा हो। दूसरी चीज ये कि अलाइनमेंट आप देखें, हमने यहाँ पे जो मेजरली अलाइनमेंट यूज की है वो क्या यूज की है, राइट अलाइनमेंट। इसी तरीके से मैं आपको एक आधा और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब जैसे ये एड है, इसमें हमने जो अलाइनमेंट यूज किया है, सेंटर अलाइनमेंट यूज किया है, देखिए सेंटर अलाइनमेंट यूज की है। आगे भी मैं दिखाती रहूँ, सेंटर अलाइनमेंट यूज हुई हुई है, यू कैन सी। तो हमने अगर सेंटर अलाइनमेंट पे काम किया है, वी आर मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज इनटू द सेंटर, सही, एंड दिस इज हाउ यू बेसिकली वर्क, सही। इसी तरीके से अगर वर्टिकल अलाइनमेंट की बात की जाए तो तीन तरह की वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, टॉप, मिडल एंड इन द बॉटम। ये तीन तरीके की अलाइनमेंट होती है। सो वेदर आपने अब ये देखना है कि आपने किस तरीके से काम करें। अगर आपने राइट से स्टार्ट किया है काम, देन फिर आप कीप इट ऑन टू द राइट साइड। इफ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द मिडल, you have chosen the center alignment, then go ahead use center alignment, ठीक। उसके बाद जी नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा, प्रिंसिपल नंबर 3 है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन के अंदर क्या होता है, रिपीटिशन के अंदर दो तरह के केसेस होते हैं। देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे आपको रिपीटिशन अलाउड होता है, यानी कि आप रिपीटिशन कर सकते हैं, और देयर आर सम केसेस जहाँ पे रिपीटिशन आपको अलाउड नहीं होता, यानी कि आप वहां पे चीजों को रिपीट नहीं कर सकते। रिपीटिशन किस किस तरह की होती है, रिपीटिशन कुड बी फॉन्ट रिपीट करना,
से ये कलर्स को बार बार रिपीट करना, इमेजेस या ग्राफिक्स को या एलिमेंट्स को बार बार रिपीट करना, ठीक, या फिर आप स्टाइल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक। अब किस केस में जो है रिपीटेशन अलाउड है और किस में नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए वो केसेस जैसे सपोज अब मेरे पास काम आ जाए मैकडॉनल्ड्स का, ठीक। मैकडॉनल्ड्स मुझे बोले जी हमारा न्यू बर्गर लॉन्च हो रहा है, वी नीड अ एड फॉर यू फॉर दैट, सही। सो अब क्या है, मैकडॉनल्ड्स के जो कलर्स हैं वो क्या है, रेड एंड येलो। मैकडॉनल्ड्स लिखा कैसे जाता है, स्मॉल एम से। सो अब जब मैं अगर मैकडॉनल्ड्स के लिए एड बना रही हूँ, वेदर नया बर्गर के लिए बनाऊं या और XYZ और किसी चीज के लिए बनाऊं मैकडॉनल्ड्स के, I have to make sure that I have to follow red and yellow color, and I have to make sure that I'll be writing McDonald's with small m only, सही। मैं ये नहीं कर सकती कि जी सालों से भाई स्मॉल एम चल रहा है, क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में मैंने कैपिटल एम से मैकडॉनल्ड्स लिख दिया, नो वे। या मैंने उनका एड ब्लू कलर से बना दिया। अब मैकडॉनल्ड्स का एड अगर ब्लू कलर से बन जाएगा तो ऑब्वियसली वो मैकडॉनल्ड्स नहीं रहेगा, कुछ पीपल आर नॉट गोना रिकॉग्नाइज दिस बिकॉज उनका वो कलर्स, वो स्मॉल एम से मैकडॉनल्ड्स लिखना वो उनका अब लैंडमार्क बन चुका है, यानी कि वो उनका क्या बन गया है, उनका एक ब्रांड आइडेंटिटी बन चुका है, सही। तो अब ऐसे केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे रिपीटिशन करनी ही करनी है, सही। यानी कि अब मैं मैकडॉनल्ड्स के लिए एक ऐड बना के दूं, दो ऐड बना के दूं या 10 ऐड बना के दूं, मुझे वही रेड एंड येलो कलर भी यूज करना पड़ेगा, मुझे वही स्मॉल एम का फॉन्ट भी यूज करना पड़ेगा, मुझे वही स्टाइल से स्मॉल एम लिखना होगा जिस स्टाइल से मैकडॉनल्ड्स का लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं वहां पे मैकडॉनल्ड्स क्लाउन की जगह मैकडॉनल्ड्स क्लाउन ही लगाऊंगी एलिमेंट्स के अंदर, मैं ये नहीं कर सकती कि मैकडॉनल्ड्स क्लाउन की जगह मैं कुछ और लगा दूं। अगर मैं कोई एलिमेंट यूज कर रही हूँ इस तरीके का, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट मैं वो ही चीज यूज करती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि हमें रिपीटिशन जो ऑलरेडी चल रही है वो ही करनी है, ठीक। अब वो सिनेरियो चल रही है जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है, सही। अब सपोज मैं मैकडॉनल्ड्स के वो बर्गर का एक एड बना के दे रही हूँ, सही है, लेकिन उन्होंने बोला है मेरे 2 से 3 बर्गर्स लॉन्च हो रहे हैं, या मैं एक ही बर्गर के लिए 2 से 3 तरह के डिफरेंट डिजाइन उनको बनाकर भेज रही हूँ कि जी आपको जो भी इसमें से अच्छा लग रहा है आप वो चूज कर लीजिए, ठीक। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब मैं डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए एड बना रही हूँ मैकडॉनल्ड्स का, तो जो बर्गर की इमेज है, जो बाकी का टेक्स्ट है, यानी कि सपोज आई हैव रिटन ऑन दैट कि स्पाइसी बर्गर, एंजॉय अ लोडेड बर्गर, ठीक है, विद मैकडॉनल्ड्स। तो अब जो मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ एक्स्ट्रा, जो मैं अपने एड को इलेबोरेट कर रही हूँ, ठीक है ना, कि ये एड है किसके बारे में, what McDonald's are offering to their customers, what's new is coming over, सही है। तो ये सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है कि फिर मेरे पास रिपीटिशन नॉट अलाउड हो जाती है, ठीक। फिर मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, मैं कलर भी, यानी कि कलर मैं रेड एंड येलो की जगह व्हाइट से भी लिख सकती हूँ अपना फॉन्ट, ठीक। मैं थोड़े से उसमें एलिमेंट भी डाल सकती हूँ, यानी कि अगर मुझे एक स्क्वायर लाइन से या एक चीज से कुछ उसे हाईलाइट करना है, सो आई कैन डू दैट टू, सही। तो दिस इज हाउ in some cases repetition is allowed and in some scenarios repetition is not allowed। प्लस अगर मैं डिफरेंट बर्गर्स के लिए बना रही हूँ तो मैं एक ही बर्गर की सेम इमेज 10 एड्स के ऊपर नहीं लगा सकती, आई हैव टू मेक श्योर कि हर एड के ऊपर दिखने वाले बर्गर की शक्ल दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक। तो इन दिस केस मुझे हर दफा बर्गर की इमेज भी चेंज करनी पड़ेगी, सही है। तो इस केस में रिपीटिशन क्या हो जाती है, हमें नॉट अलाउड हो जाती है। उसके बाद जी हमारा एक और प्रिंसिपल जो फोर्थ प्रिंसिपल है ग्राफिक डिजाइन का, विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट, ठीक। अब कॉन्ट्रास्ट आपने पढ़ा होगा या देखा होगा पिक्चर एडिटिंग में या वीडियो एडिटिंग में, ठीक है। जब आप खुद से पिक्चर एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग अगर आपने कभी की है तो आपको पता होगा कि जी हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पिक्चर के कलर्स, पिक्चर थोड़ी सी इनहांस हो जाती है, कलर्स थोड़े
और वाइब्रेंट हो जाते हैं। ठीक, इसी तरह कॉन्ट्रास्ट अगर हम कम करते हैं तो पिक्चर के कलर्स क्या होते हैं, मजीद और ज्यादा जो है वो लाइट हो जाते हैं, पिक्चर थोड़ी लाइट हो जाती है, थोड़ी सी डल हो जाती है, राइट। दिस इज व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हम 4 तरीके से कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करते हैं। आसान डेफिनेशन में अगर बात की जाए कि व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट, तो सिंपली आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कॉन्ट्रास्ट इज टू इनहैंस समथिंग। कोई भी चीज को अगर आपने इनहैंस करना है, आप किसका सहारा लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट का सहारा लेते हैं। ठीक, ग्राफिक डिजाइनिंग में कॉन्ट्रास्ट 4 तरीके से क्रिएट की जाती है। नंबर 1 इज कलर, नंबर 2 इज साइज, नंबर 3 इज शेप एंड नंबर 4 इज स्पेस। ठीक, अब कंट्रास्ट के अंदर में कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि जी आप एक ऐड के अंदर एक ही तरीके की कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे या 2 ही तरीके की करेंगे। आप एक में 3 तरह की भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, डिजाइनर की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि जी आपने एक ही कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल करने हैं, 2 करने हैं। ठीक, अब जी मैं इसकी जरा लाइव एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। अब सपोज आप ये मेरा टेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक, इस टेक्स्ट के अंदर लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक, अब इसके अंदर मैंने कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट किया है, जो मेरी मेन बात थी कि जी लर्न क्या करना है, जी इंग्लिश सीखनी है। अब वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने क्या किया, पूरे टेक्स्ट में इसको येलो कर दिया, इसको इनहैंस कर दिया। ठीक, तो इनहैंस करने से, इसका कलर चेंज करने से क्या हुआ कि अब ये इनहैंस हो गया और यानी कि अलग से दिखने लग गया, प्रोमिनेंट हो गया। और इसकी वजह से क्या है, अब यहाँ पे सारी अटेंशन इन बंदे की ग्रैब हो रही है। ठीक, अब वो लोग जो कि इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, वो लोग फौरन इस एड को एक नजर में देखकर समझ सकते हैं कि जी हाँ यार ये एड जो है रिलेटेड टू किसके है, इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इंग्लिश से रिलेटेड है ये एड। सही, सो दिस इज हाउ यू क्रिएटेड। एक और तरीके से जैसे मैं आपको इसकी मिसाल दिखाती हूँ कंट्रास्ट की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रास्ट क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको बेटर एग्जांपल दिखाना चाह रही हूँ। Let us just scroll down. Okay, this है। ओके जी, अब आप इस पूरे एड के अंदर देख सकते हैं वी हैवंट यूज येलो कलर एनीवेयर एक्सेप्ट इनटू द मिडिल हेडिंग। अब कॉन्ट्रास्ट हम देखिए वहां क्रिएट करते हैं जहां पे हम लोगों की अटेंशन को लेकर आना चाह रहे होते हैं। अगर मैं जहां पे लोगों की अटेंशन लेकर आना चाह रही हूँ, सही है, वहां पे मैं क्या करती हूँ, कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करती हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एड के अंदर अलाइनमेंट कौन सी यूज हुई है, सेंटर अलाइनमेंट यूज हुई है। ठीक है, अब मेरे एड के अंदर जो मेन बात थी वो है डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया हुआ है, ये थोड़ा सा इटैलिक में है। फॉन्ट स्टाइल भी दूसरा है एज कंपेयर टू जो बाकी का लिखा है बिकम एन एक्सपर्ट, इससे फॉन्ट स्टाइल चेंज है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज में भी फर्क है। जो मेरी मेजर हेडिंग है डिजिटल मार्केटिंग वो बड़ी है, बाकी का साइज टेक्स्ट का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा है। सही, मैंने कंट्रास्ट क्रिएट किया है साइज के थ्रू भी। प्लस आप देख सकते हैं मैंने कलर भी चेंज किया है, यानी कि मैंने मेजर हेडिंग को ब्लैक से लिखा है। सही, तो मैंने कलर भी चेंज किया है इसी एड के अंदर। और आप एक और चीज देख सकते हैं कि मैंने शेप के थ्रू भी यहाँ पे कंट्रास्ट क्रिएट किया है। सही, जस्ट टू एनहांस दिस थिंग मैंने ये 2 येलो रेक्टेंगल्स या आप इसको स्ट्राइप्स कह सकते हैं, ये 2 मैंने इसके पीछे इसलिए लगाई हैं बिकॉज पूरे एड में कहीं भी देखें येलो कलर नहीं है, या फिर इस पूरे एड के अंदर कहीं पे भी वाइब्रेंट कलर्स इस्तेमाल नहीं हुए। तो किसी चीज को इनहेंस करना था, इनहेंस करने के लिए ब्राइटर कलर्स, डार्कर कलर्स आपको बड़ा हेल्प करते हैं। अगर इस तरह की आपकी इमेज है जो कि थोड़े डल कलर्स ब्लैक एंड ब्राउन एंड ग्रेज की तरफ जा रही है, उस पे इनहेंस करने के लिए येलो,
ब्लू, रेड, इस तरह के कलर्स जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं वो एकदम आपकी जो चीज है उसको इनहेंस कर देते हैं, उस सही है, उसको एकदम से जो है ना वो पॉप कर देते हैं, आपके एड में वो पॉपअप होना शुरू हो जाता है। सही। तो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड। यहाँ पे मैंने जो है शेप के थ्रू भी कॉन्ट्रास्ट ले लिया है। तो एक ही एड के अंदर मैंने चारों कॉन्ट्रास्ट के रूल्स को फॉलो किया हुआ है। शेप के थ्रू भी है, साइज के थ्रू भी है, कलर के थ्रू भी है, स्टाइल के थ्रू भी किया हुआ है। सही चेंज। तो चारों रूल्स मैंने एक ही एड के अंदर ऐड किए हुए हैं और इसमें कोई हार्म नहीं है। ये आपकी अपनी डिजाइनिंग की जो है ना वो एक सेंस होती है। ऑल यू हैव टू डू इज, जब आप डिजाइनिंग करें तो आपने बस कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि जी जो कलर्स आपस में आपने इस्तेमाल किए दे आर गोइंग हैंड इन हैंड, ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ऑड लग रहा हो, सही है, लगने के बाद वो उसके ऊपर अच्छा लग रहा है, उठ रहा है। प्लस ये कि आपने ये चीजें देखनी है कि जो आपने इमेज यूज की है वो एक तो आपके एड से रेलेवेंट भी हो और प्लस ये कि वो अच्छी भी लगे। इसके ऊपर इसके साथ जो है वर्क करिए। अब जैसे ये बंदा है, ही इज वर्किंग ऑन जो है लैपटॉप और वो एनालिटिक्स वगैरह कुछ देख रहा है कि जी मेरे बिजनेस कहाँ पे जा रहा है ना, ऑल दैट विच इज कंप्लीटली रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। सही। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली वर्क। उसके बाद जी बात करते हैं नेक्स्ट हमारे रूल के बारे में। Okay, this is the fifth rule, a design principle, I mean, सही, इसको कहते हैं hierarchy। hierarchy का मतलब है just to organize your ad या organize your text, ठीक है, या organize your image। so organize करना, जैसे आपने कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर हायरार्की देखिएगी जी, सबसे पहले क्या आता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके सीईओ कंपनी के आते हैं, देन उसके बाद कौन होते हैं जी, उसके नीचे आते हैं मैनेजर्स, उसके नीचे जो है सुपरवाइजर्स आते हैं और देन उसके बाद कौन आती है, टीम आती है। तो दिस इज हाउ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वर्क्स। सही, इसको हम हायरार्की कहते हैं। सेम गोज विद अ डिजाइन। सही, आपने अपने डिजाइन में हायरार्की क्रिएट करनी होती है, क्योंकि अगर आप हायरार्की क्रिएट नहीं करेंगे तो देखने वाले बंदे को समझ में ही नहीं आएगा कि जी मेन बात क्या है, मेन हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है। उसके दरमियान एक आपने फर्क पैदा जरूर करना है कि जी ये मेरी मेन हेडिंग है, ये मेरी जो है सब हेडिंग है, एंड दिस इज द बॉडी टेक्स्ट, दिस इज द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, या दिस इज द रेस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन माई एड। सही। तो ये आपने एक फर्क जरूर पैदा करना होता है, क्रिएट करना होता है थ्रू योर डिजाइन। सही, और इसको हम कहते हैं हायरार्की। अगर तो आप ये नहीं क्रिएट करते, देखिए इस तरीके से, तो अब इसके अंदर एक नजर में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जी हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, बॉडी टेक्स्ट क्या है, वो अनटिल अनलेस बंदा बड़ा उसको गौर से रीड करे, देखे, ठीक। जबकि इसके बरक्स अगर आप इस केस में देखें तो यू कैन क्लियरली इन वन गो, वन कैच में आप देख सकते हो कि जी हेडलाइन ये है, सब हेडिंग ये है, बॉडी टेक्स्ट ये है। सही। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली वर्क, दिस इज हाउ यू क्रिएट ए हायरार्की। उसकी नीड ये होती है कि देखिए आप जो भी एड्स बना रहे हो वो मेनली आप सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो, सोशल मीडिया पे नहीं चलना तो जी वो टीवी पे चलना है या तो एड उस कंपनी का व्हाटसोएवर। सही है। हम इन ह्यूमंस जो हैं वो अगर सोशल मीडिया की बात करें तो 5.4 मिली सेकेंड्स की स्पीड से जो है वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया को, और हम इससे बहुत तेजी से स्क्रॉल करते हैं और हम बहुत कम चीजों के ऊपर रुक रहे होते हैं, बिकॉज वी नोज के बहुत कुछ है हमारे पास, उस एक स्क्रॉल में हमारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। सही। इवन यू गाइस नो कि अगर हम पूरा दिन भी शायद स्क्रॉल करें सो इट्स नॉट गोना एंड। सही। तो इसीलिए जो मेनली लोग हैं वो इतनी तेजी से स्क्रॉल करते हैं। सो आपको अपने डिजाइन के थ्रू इसको इतना अट्रैक्टिव, इतना क्लियर, इतना कैची और इतना इजी रीडेबल बनाना होता है, सही है ना, कि सामने वाला एक नजर में आपका एड देखे और समझ जाए। अब मैंने अगर शूज के लिए एड बनाया, दैट एड शुड स्पीक लाउड एंड क्लियर कि भाई हाँ मैं शूज का एड हूँ, ताकि those people who are interested in buying a shoe, सही है, वो आकर आपके एड के ऊपर रुक जाए। अब if I'm creating an ad for a restaurant,
सही है. And if a person is food lover or that person wants to order from that particular restaurant, so I have to make sure my ad should speak loud and clear कि जी मैं ये जो है एक रेस्टोरेंट का एड है, ये एक जो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट का एड है, या ये एक जो है चाइनीज रेस्टोरेंट का एड है. सही, इट शुड स्पीक लाउड एंड क्लियर. इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. अब देखिए, जरूरी नहीं होता कि आप इसी तरीके से अरेंज करें जी, हेडिंग है तो सबसे ऊपर ही आएगी, सब हेडिंग उसी के नीचे आएगी एंड बाकी का टेक्स्ट उसके नीचे आएगा. जरूरी नहीं है. देयर आर नो एज सच फिक्स्ड रूल्स फॉर डिजाइनिंग, बट व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके मेन हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट के दरमियान एक फर्क महसूस हो. ठीक, जैसे आप मेरी देख सकते हैं, मेन हेडिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग. सब हेडिंग क्या है, बिकम एन एक्सपर्ट. और बाकी का टेक्स्ट क्या है, ज्वाइन फ्री लाइव क्लास ऑन जूम एंड अदर इंफॉर्मेशन. ये सब हमारी क्या है, एक आगे फर्दर आप यू कह सकते हैं कि ये बाकी का रेस्ट ऑफ द बॉडी टेक्स्ट है. सही, देयर इज क्लियर जो है इंडिकेशन इन द एड कि जी हाँ किस तरीके से वर्क कर रहा है. इसी तरीके से और एड में भी दिखाओ अगर मैं आपको. या देयर इट गोस. सही, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज. ठीक है, और बाकी का ये आपका क्या हो जाता है, सब हेडिंग. सही, देयर इज क्लियर इंडिकेशन कि भाई जी हमारी मेन हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है. सही, अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या मेन हेडिंग है, एसईओ राइटिंग इज द मेन हेडिंग. एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजिंग सिखा रहे हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है. वेदर आप इंस्टाग्राम के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, या आप यूट्यूब वीडियोस को, फाइवर की अपर की गिग्स को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं. तो ये आप किस तरह किसी भी तरीके का कंटेंट जो है वो ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, रैंक दिलवाना चाह रहे हैं. सही, तो दिस इज द थिंग दैट यू लर्न इन एसईओ राइटिंग कि हाउ यू आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट. तो सिर्फ वेबसाइट ही ऑप्टिमाइज नहीं होती, वेबसाइट के अंदर का कंटेंट, सोशल मीडिया के ऊपर का कंटेंट, फाइवर के ऊपर का कंटेंट, यूट्यूब के ऊपर का कंटेंट, हर चीज ऑप्टिमाइज होती है और की जाती है. सही, सो यह इस एड को देख के आप क्लियरली समझ सकते हो. दिस इज व्हाट, देखिए अब इस एड को देख के आप क्लियर समझ सकते हैं भाई ये कंटेंट राइटिंग के लिए. सो दोज स्टूडेंट्स या दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंटेंट राइटिंग, वो एक नजर में इस एड को देख के समझ जाएंगे कि जी हाँ भाई ये कंटेंट राइटिंग का एड है. ठीक, इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए, सही, तो अपने पिक्चर से, अपने टेक्स्ट से इट क्लियरली स्टेट्स दैट ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का एड है. सही, यानी कि अ पर्सन कैन इजीली जो है ना लुक कि हाँ भाई ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का एड है. दोज जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखने में इंटरेस्टेड है, सही है, दे आर गोइंग टू जॉइन दिस थिंग. So the ad is basically loud and clear stating कि भाई ये किस चीज का ad है. सही है, एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड स्किल है ये. ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कहा जाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाए. सही है, एंड ये वाकई 100% आपको जो है रिजल्ट ला के देता है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है. सही, तो इट शोज ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑब्वियसली डिजाइनिंग क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी आइडियाज के थ्रू आती है. आइडियाज को हम अगर ग्राफिकली या एलिमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड विद ए बल्ब. सही है, सो उसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया. यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर that the complete ad is basically representing that yes, this ad is regarding graphic designing. सही, उसके बाद जी here comes freelancing. देखिए, the picture is going hand in hand with the concept of freelancing, that there is a girl working on a laptop having a cup of coffee or something, सही है ना, in her comfortable environment and she's working. So this is what freelancing is. और आप देख सकते हैं कि वो the image is completely going with the concept of freelancing कि जी freelancing क्या होती है, आप घर बैठे पैसे कमाओ अपने comfortable environment में अपने आराम से इसी तरीके से.
सही है, तो शी इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, और ये एड देख के आप क्लियरली समझ सकते हो कि हाँ जी फ्रीलांसिंग का एड है. So those who will be interested in freelancing, they are gonna come and join. Right. So basically आज के लिए मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी है, बता दी है कि 5 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के. अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोग इन 5 बेसिक प्रिंसिपल्स को देखें, पढ़ें, सीखें, और एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में आप जरूर एलैबोरेट करें दैट व्हाट यू गाइस हैव अंडरस्टूड, कि आपको कितना समझ में आया कि जी ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है क्या, व्हाट डू यू थिंक प्रॉक्सिमिटी इज, अपने अल्फाज में. बेशक आप रोमन इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में लिखें, इन विच यू गाइज आर कंफर्टेबल. सही है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कितना समझे हैं. सही है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अल्फाजों को ही कॉपी पेस्टिंग करके लिख दीजिए. नो, इन योर ओन वर्ड्स आप वहां पे नीचे एक्सप्लेन करो कि व्हाट यू हैव लर्न regarding these 5 basic principles, और आपको कितना समझ में आया ये principle. सही है. So winding up the class over here. Inshallah, looking forward to see you all further. Till then, Allah Hafiz.